So we were understanding Indian Constitution between December 1946 and November 1949. The Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भाई साहब मिली और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया किसके लिए? इंडिया के लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. सो इट हैपेंड बिटवीन December 1946 and November 1949. ठीक है. So this was a constitution that was drafted. ठीक है. Constitution of India, free to shape their destiny at last after 150 years of British rule. तो 150 years of British rule के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. The members of the Constituent Assembly approached this task with great idealism that the freedom struggle had helped to produce. ठीक है. तो फ्रीडम स्ट्रगल से क्या हुआ, हमारे अंदर ये भावना आ गई कि भाई अभी हम एक रहेंगे. ठीक है. देखो, जब तक हम चितरे बितरे हुए आपस में लड़ रहे हैं, जैसे ही हमारा कोई कॉमन एनिमी आ जाता है ना, ठीक है, कॉमन एनिमी, तो हम सब एक हो जाते हैं. ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? आप देखोगे घर में ही घर के सदस्यों में झगड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे कोई बाहर वाला आकर घर पे कुछ बोलने जाता है तो घर के सदस्य एक हो जाते हैं उसके अगेंस्ट. तो ऐसा कंट्री में भी होता है. कंट्री में कहीं पे मराठास हैं, कहीं पे बंगालीज हैं, कहीं पे नवाब्स हैं, तो ये सब अलग अलग अपना चला रहे थे. जैसे ही इनका एक कॉमन एनिमी आया ब्रिटिशर्स, दे ऑल स्टार्टेड यूनाइटिंग. ठीक है. तो इसका एक अच्छा ये क्या था कि दे ऑल स्टार्टेड यूनाइटिंग. The members of the Constituent Assembly approached this task with great idealism that the freedom struggle had helped to produce. Okay? Okay. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in this chapter. The photo along shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है. दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. हमारे बहुत सारे डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स ने डाले थे ताकि हम कभी यूनाइट ना हो पाए. इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया. ठीक है. देखो, रूल बुक कैसे बनेगा, जैसे हम लोग हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि कोई भी गेम को खेलने के लिए रूल बुक होता है. तो फॉर एग्जांपल इन प्लेइंग क्रिकेट वी हैव अ रूल बुक, इन ट्राइंग टू प्ले फुटबॉल वी हैव अ रूल बुक. So where has these rules come up from? The rules have come up because we have, मतलब कोई बेईमानी हुई रहेगी, कोई कन्फ्रंटेशन हुआ रहेगा. जैसे पहले के जमाने में थर्ड एम्पायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. हमारे टाइम पे जब क्रिकेट होता था तो वो दोनों एम्पायर जो है उन्होंने जो डिसीजन लिया है वही फाइनल होगा, कोई थर्ड एम्पायर नहीं होता था. अभी थर्ड एम्पायर का कॉन्सेप्ट आ गया. ठीक है. क्योंकि क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बाद में रिप्ले में देखा गया था कि आउट नहीं है, लेकिन फिर भी आउट दे दिया है. अभी फाइनल डिसीजन आउट है तो आउट है भाई साहब. ठीक है. तो थर्ड एम्पायर का अभी जा सकते हैं, तो डीआरएस ले सकते हैं आप, तो ताकि बेईमानी ना हो. तो रूल्स कैसे आते हैं? रूल्स का जब वायलेशन होता है तब जाकर रूल्स बनते हैं. तो इतने सारे सालों से हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो इतने सारे वायलेशन हुए थे जिसके चलते हमने रूल्स बनाए और यही रूल बुक का नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सो द फोटो अलॉन्ग साइड शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है. एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ. तो एक हिस्ट्री का एक केस स्टडी है जहां पे, तो कितनी उबासियां लेता है, हाँ, every 5 minutes you are yawning. No, I can see that. And that's a very wrong sign for any teacher. If I also yawn and teach you, then what will be the essence? This is the interaction that is happening between a student and a teacher. मैं आपको देखकर पढ़ा रहा हूँ, मैं दीवार को देखकर नहीं पढ़ा रहा हूँ. और आपसे अगर ऐसा रिस्पॉन्स आता रहेगा तो आई विल ऑल्सो गो लाइक दिस ओनली. ठीक है. इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ. तो हमारा नेपाल है. देखो, अंटिल क्वाइट रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की. तो बहुत सालों से नेपाल वाज अ मोनार्की. यहाँ पे किंग का रूल था. ठीक है. किंग्स रूल था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल which had been adopted in 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. तो इन्होंने भी अपना एक रूल बुक या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि किंग इज द एब्सोल्यूट पावर. सारा डिसीजन जो है वो किंग का होगा, किंग फाइनल अथॉरिटी होगा. ठीक है. ओके. A people's movement in Nepal fought for several decades. बहुत सालों तक पीपल्स मूवमेंट चलता रहा टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. और फाइनली इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग. और 2006 में दे वर एबल टू पुट एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग. मोनार्कियल रूल फाइनली खत्म हो गया. ठीक है. इट वाज फाइनली एंडेड.
Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. तो ये ट्रांजिशन जो है, ये बदलाव जो है वो कहां से कहां तक है? ट्रांजिशन इज फ्रॉम मोनार्की मोनार्की टू डेमोक्रेसी, ठीक है? सो ट्रांजिशन इज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, मतलब किंग्स रूल से डेमोक्रेटिक रूल। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू, अभी लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि किंग के टाइम पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग रूल बुक था। अभी किंग नहीं है, कौन, अभी आपका डेमोक्रेसी है, तो अलग रूल बुक होगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? So they have to now write a new constitution. The reason that they do not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideas of the country that they want Nepal to be and they have fought for. तो obviously king के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सारा पावर्स किसको दे रहा था? किंग को ही दे रहा था। किंग ही फाइनल है। अभी किंग नहीं है, अभी डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो अभी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं ले सकते हैं। सो वी विल हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा रूल बुक ही चेंज हो गया है, गेम के प्लेयर्स चेंज हो गए हैं, तो भाई साहब पूरा रूल बुक चेंज हो गया, ठीक है? सो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों तक डेमोक्रेसी के लिए लड़ा है। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. तो आप देखोगे 1990 से लेकर 2002 तक नेपाल में किस टाइप का रूल चला? डेमोक्रेटिक रूल चला, किंग का रूल नहीं था, ठीक है? सो फ्रॉम 1990s till up to 2002 there was pure democratic rule in Nepal, ठीक है? In October 2002, King Gyanendra, citing the Mayus uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. अभी जो किंग थे, लेकिन किंग को पावर्स नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे पावर्स अपने हाथों में लेने लगे। इन अक्टूबर 2002, किंग ज्ञानेंद्र साइटिंग मायोइस्ट अपराइजिंग, इन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं कि काफी सारे मायोइस्ट लोग, मायोइस्ट मतलब क्या होते हैं? ये चाइना को फॉलो करते हैं, माओ को फॉलो करते हैं, और ये विद्रोही लोग होते हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे, टेररिज्म करेंगे। तो इन्होंने बोला कि ये मायोइस्ट अपराइजिंग हो रहा है, इसलिए अभी मुझे कंट्रोल लेना पड़ेगा, आर्मी के साथ मैं कंट्रोल लेता हूं, ठीक है? इन अक्टूबर 2002, किंग ज्ञानेंद्र साइटिंग द मायोइस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज इज रीजन, कंट्री साइड मतलब गांव खेड़े में, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. तो ये लेने लगे भाई साहब assistance. The king then finally took over as the head of the government in February 2005. ठीक है? तो फिर से गवर्नमेंट ने क्या हो गया? पहले हमने देखा कि 1990 से लेकर 2002 तक क्या था? आपका मोनार्कियल रूल था। फिर 2005 में क्या हो गया? मोनार्कियल रूल वापस आ गया, ठीक है? इन्होंने बोला कि जब तक मैं स्ट्रांगली एक आर्मी को लीड नहीं करूंगा, ये मायोइस्ट ग्रुप क्या करेंगे? हमारे कंट्री को पूरा तहस नहस कर देंगे, तो लेट मी टेक द कंट्रोल। और इससे वो आ गए फिर से कंट्रोल में, ठीक है? ओके। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. तो एक 12-point agreement हुआ। इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पीछे मत ध्यान दीजिए, ठीक है? आप लोगों का ध्यान बहुत चितर बितर है। So in November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. तो एक 12-point agreement sign हुआ, ठीक है? This agreement signaled to the larger public an imminent return to democracy and peace. तो फिर से डेमोक्रेसी और पीस सेटअप हो गई, ठीक है? फिर से डेमोक्रेसी और पीस सेटअप हो गई 2005. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. तो भाई साहब सब लोग इसको सपोर्ट करने लगे. It repeatedly refused the small concessions that the king made. अभी किंग क्या कर रहे थे कि ताकि सब लोग इनके साथ रहे, तो थोड़ा बहुत कंसेशन देने लगे। अच्छा चलिए ये मांग हम आपकी पूरी कर देंगे, अच्छा चलिए ये मांग हम आपकी पूरी कर देंगे, लेकिन इनको समझ में आ गया किंग को पावर में बने रहना है, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि भाई वी विल, हमको नहीं चाहिए, आपके कंसेशन नहीं चाहिए, ठीक है? फाइनली इन अप्रैल 2006, द किंग restored the third parliament and asked the political parties to form a government. तो इन्होंने थर्ड पार्लियामेंट को रेस्टोर किया और पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि आप अपना गवर्नमेंट बनाइए। तो यहाँ पे हमने देखा कि मोनार्कियल रूल था, मोनार्कियल रूल का ट्रांजिशन हुआ डेमोक्रेटिक में, फिर से मोनार्कियल में, एंड फाइनली अगेन इट वेंट टू डेमोक्रेसी। तो क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यू टू पीपल्स agitation and due to people leading against the monarchical rule, the final transformation from monarchical to democratic form of government happened. ठीक है?
क्लियर है? In 2007, नेपाल adopted an interim constitution. इंटरिम मतलब क्या बोलते हैं हम? इंटरिम मतलब अभी जब तक नहीं होता तब तक इससे काम चलाओ, जैसे हम बोलते हैं ना, ठीक है? तो नेपाल ने बोला कि जब तक हमारा पूरा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता है, लेट्स अडॉप्ट एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. तो आपके पास अब कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े से भी अगर रूल्स चेंज होंगे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है? ओके। नेपाल by moving from a monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को चेंज करना in order to न्यू सोसाइटी. This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. ठीक है, they are in the process of new. The other important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. For example, ठीक है, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. ठीक है, तो नेपाल का earlier constitution क्या बोलता था? ठीक है, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. तो किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही रूल करेंगे. पहला का कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का यही था भाई साहब, ठीक है? अभी क्या हो गया? वोट करके हम सरकारी चुनाव करेंगे, ठीक है? इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, ठीक है? तो अभी गवर्न डिसीजन मेकिंग को, तो आपके गाइडलाइंस हैं ये. कॉन्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है? अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो पहला स्टेप क्या होगा? बोलिए. अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे भी रहेगा. अगर मोनार्कियल फॉर्म है वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लेकिन हाँ, फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट तो होगा ही. तो इलेक्शन, ठीक है, तो वोटिंग. हम पहले फॉर्मिंग गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेंगे हम? अच्छा तुम पसंद हो, तुम आ जाओ गवर्नमेंट में. अच्छा तुम अच्छे दिख रहे हो, चलो तुम आ जाओ. ऐसे तो नहीं होगा ना. लोग चुनेंगे आपको, ठीक है? आपको लोग चुनेंगे. यू विल बी इलेक्टेड. तो पहला स्टेप आपका किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में है वोटिंग का स्टेप, ठीक है? दिस इज बेसिकली द स्टेप ऑफ वोटिंग. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके. So in a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. तो leaders को हम choose करते हैं in order to exercise power on our behalf. However, there is always the possibility that the leaders might misuse the authority, and the constitution really usually provides safeguards against this. तो हो सकता है कि leaders क्या करें भाई साहब? misuse करें authority को. misuse हो रहा है. नाचो भाई साहब.